नमस्कार। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट में अवकलन पर डिस्कस करते हुए उससे संबंधित कुछ प्रमेय डिस्कस करेंगे। के एफ एक्स दिया हुआ है, जहाँ के अचर राशि है तथा एफ एक्स कोई फलन है। इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अचर राशि बाहर आ जाती है और फलन एफ एक्स का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसी प्रकार एफ एक्स व जी एक्स दो फलन हैं, तो हमें डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का अक्ष के सापेक्ष करेंगे और जी एक्स का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्राप्त होगा। हमें डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम मानेंगे कि u बराबर एफ एक्स है और v बराबर जी एक्स है, और इसका अवकलन होगा u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार एफ एक्स अपॉन जी एक्स का हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम इसे u अपॉन वी के रूप में मानेंगे, जिसका अवकलन होगा v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ v इक्वल टू नॉट जीरो है। जैसे दिया हुआ है कि x e की पावर x का अवकलन ज्ञात करो, तो यहाँ दो फलन हैं एफ एक्स बराबर x और जी एक्स बराबर e की पावर x। हम मानेंगे कि x u बराबर u इंटू वी के फॉर्म में इसका अवकलन करेंगे, तो वो होगा x डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x डी अपॉन डी एक्स x। चूँकि ई की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ई की पावर x ही होता है, इसी प्रकार x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, अतः इसका मान x ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्राप्त होगा। इसी प्रकार x स्क्वायर प्लस साइन x का डी अपॉन x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं कि कोई अचर राशि है तो उसका अवकलन 0 होता है। एक्स की पावर n का अवकलन n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु क्या होते हैं। किसी फलन के उच्चिष्ट बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर उस फलन के ग्राफ की दिशा ऊपर से नीचे की ओर बदलती है। दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि बिंदु ए पर फलन का अधिकतम मान है, क्योंकि इस पर ग्राफ की दिशा ऊपर से नीचे की ओर बदल रही है, अतः इसका मान एफ ए होगा, जो कि इसका उच्चिष्ट मान होगा। निम्निष्ट बिंदु, किसी फलन के निम्निष्ट बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां फलन के ग्राफ की दिशा नीचे से ऊपर की ओर बदलती है। दिए गए चित्र में बिंदु बी किसी फलन का निम्निष्ट बिंदु होगा, क्योंकि इसका मान न्यूनतम है, तो इस पर ग्राफ की दिशा नीचे से ऊपर की ओर बदल रही है, और इसका मान एफ बी होगा, जो कि निम्निष्ट मान होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले y बराबर एफ एक्स मानते हैं, फिर y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं, उस अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं। इसके बाद वहां से अक्ष के मान ज्ञात करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, फिर थर्ड स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में स्टेप 1 से प्राप्त अक्ष के मान रखते हैं। यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस लेस देन 0 है तो अक्ष का वह मान उच्चिष्ट मान कहलाता है, तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस ग्रेटर देन 0 है तो अक्ष का वह मान निम्निष्ट मान कहलाता है। किसी फलन में एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट होता है और न ही निम्निष्ट होते हैं, ऐसे बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आंशिक अवकलन क्या होता है। जैसे कोई फलन एफ एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, अर्थात इससे स्पष्ट है कि दो चरों एक्स तथा वाई का फलन है। अब हमें एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो हम वाई को स्थिर मानते हैं, और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो हम एक्स को स्थिर मानते हैं। अतः डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार एफ एक्स कोमा वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि जेड बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब, तो हमें ज्ञात करना है कि डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स, इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई। चूँकि डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स ज्ञात करने में वाई को स्थिर मानेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 4x प्लस 3y, और डेल जेड अपॉन डेल वाई में एक्स को स्थिर मानेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x प्लस 3y स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे कि समघाती फलनों का आयलर प्रमेय। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि समघात फलन क्या होते हैं।
समघात फलन वे फलन होते हैं जिसके पद में चरों की घातों का योग सदैव समान होता है। जैसे ये फलन दिया हुआ है एफ एक्स कोमा वाई बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस an बाई n। इस फलन में प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, चरों x और y की घातों का योग n है, तो यह n घात का समघात फलन है। अतः आयलर प्रमेय से x डेल्टा f अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल्टा f अपॉन डेल वाई बराबर nf होता है। समाकलन। किसी फलन f(x) का समाकलन वह फलन होता है जिसका x के सापेक्ष अवकलन f(x) होता है, यानी इंटीग्रल f(x) dx बराबर कैपिटल F(x)। निश्चित समाकलन। यदि समाकलन की सीमाएं दी हों तो इन सीमाओं में समाकलन करना हो तो वह निश्चित समाकलन कहलाता है। ये समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं, इनको हमें याद रखना है। समाकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे कि इंटीग्रल 6x4 dx का मान क्या होगा। चूंकि x की पावर 4 का समाकलन x की पावर 5/5 होता है, अतः इसका मान 6x की पावर 5/5 प्लस c होगा, जहां c समाकलन स्थिरांक है। इसी प्रकार हमें x³ का x के सापेक्ष समाकलन करना है और इसकी लिमिट दी हुई है 1/2, तो इसका समाकलन होगा x की पावर 4/4 और 1 से 2। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो इसका मान होगा 15/4। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रमचय क्या होता है। कि क्रमचय है कि सभी अथवा कुछ वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास जिसमें क्रम का भी ध्यान रखा हुआ हो, क्रमचय कहलाते हैं। जैसे 3 वस्तुएं A, B, C, इनमें से 2 वस्तुओं को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या 6 होगी। वो किस प्रकार होगी? AB, BC, AC, BA, CB और CA। इसी प्रकार n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या npr से ज्ञात की जाती है, जहां p क्रमचय को प्रदर्शित करता है, परम्यूटेशन। इसका मान होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बातें ध्यान में रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल n का मान n, n माइनस 1, n माइनस 2, n शून्य 3, 2, 1 होता है, और ln फैक्टोरियल n का मान स्टर्लिंग सूत्र से ln n माइनस n होता है। यदि n का मान ऋणात्मक हो तो फैक्टोरियल n का कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार np0 का मान 1 होता है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि जैसे दिया हुआ कि जयपुर शब्द के अक्षर से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं यदि सभी अक्षर लिया जाए। क्योंकि जयपुर में 6 शब्द हैं तो सभी अक्षर लेंगे तो 6p6, अर्थात फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो इसका मान होगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को इस प्रकार लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जिसका मान होगा 720। सेकंड है कि 4 अक्षर लिए जाए, 4 अक्षर लेंगे तो 6p4, जिसका मान हम याद कर लेंगे। इसी प्रकार यदि n वस्तुएं हैं जिसमें से p वस्तुएं एक प्रकार की, q वस्तुएं एक प्रकार की तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो, तो उसमें क्रमचयों की कुल संख्या होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। जैसे मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या। क्योंकि मैथमेटिक्स में 11 शब्द हैं, इसमें 2a, 2t तथा 2m है, तो इसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। प्रतिबंधित क्रमचय। प्रतिबंधित क्रमचय में कुछ वस्तुओं को कुछ नियत स्थानों पर रखने का प्रतिबंध होता है, अतः ऐसे क्रमचय को प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। जैसे इसे हम एक क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं कि उदयपुर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे यदि प्रत्येक क्रमचय का प्रारंभ p से हो। चूंकि प्रथम स्थान पर p को स्थिर कर दिया, अब उदयपुर में 6 को व्यवस्थित करना है, अतः क्रमचयों की संख्या होगी 6p6। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में कि प्रत्येक क्रमचय में pur एक साथ इसी क्रम में आए। चूंकि pur एक शब्द एक साथ इसी, तो pur का एक अक्षर हो गया, अतः UDAI PUR में 5 अक्षर हो गए, अतः क्रमचयों की संख्या होगी 5p5। करेंगे कि वर्ती क्रमचय। सभी या कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि में चारों ओर क्रमानुसार रखने के ढंग को ही वर्ती क्रमचय कहते हैं। वृत्त में दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचयों की संख्या एक ही समझी जाए तो वर्ती क्रमचयों की संख्या होगी 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 1। संचय में सभी या कुछ वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए विभिन्न समय जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, उन वस्तुओं को
उन वस्तुओं का संचय कहते हैं। जैसे n वस्तुओं में से r वस्तु को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या NCR होगी, जहां से संचय को प्रदर्शित करता है यानी कॉम्बिनेशन। इसका मान होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। जैसे ABC 3 वस्तुएं हैं, इनमें से 2 वस्तुओं को लेकर बनाई जाने वाली संचयों की संख्या होगी AB, BC व AC 3 होगी, क्योंकि इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये कुछ नियम है कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल R इंटू NPR। NCR होता है NCN माइनस R, NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है N प्लस 1 CR। NCN बराबर NC0 बराबर होता है 1। जैसे 10C3 का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। 7 लड़कों व 5 लड़कियों में से 6 की समिति बनानी है। यह समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक समिति में केवल 2 लड़कियां हों। कि हमें दिया गया है कि प्रत्येक समिति में 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों को चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C2। और हमें 6 लोगों की समिति बनाती है, तो 4 लड़कों को चुनना पड़ेंगे, तो 7 लड़कों में से 4 को चुनने के तरीके हो जाएंगे 7C4। अतः समिति बनाने की कुल विधियां हो जाएंगी 5C2 इंटू 7C4। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता। प्रायिकता RS फिशर और कार्ल पियर्सन द्वारा दी गई है। इसमें होते हैं तो अभिप्रयोग होता है, एक घटना होती है। अभिप्रयोग किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम होते हैं, और घटना संभावित परिणाम में से एक परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे सिक्के को उछालना प्रयोग है, क्योंकि इसके कितने भी संभावित परिणाम होते हैं, लेकिन चित्त या पटकाना, या तो चित्त आए या पट आए, ये एक घटना हो गई। इसी तरह घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे सरल घटना, यदि एक समय में एक ही घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। जैसे थैले में कुछ काली व कुछ सफ़ेद गेंदें हैं, तो उसमें से गेंद को निकालना केवल सरल घटना है। मिश्र घटना, यदि 2 या 2 से घटनाएं एक साथ एक दूसरे के सापेक्ष गठित हो या एक साथ गठित हो तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र और आश्रित। अर्थात एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, स्वतंत्र, और यदि एक घटना का दूसरी घटना पर आंशिक या पूर्ण प्रभाव पड़ता है, आश्रित घटना कहलाती है। अब है निशेष घटनाएं। किसी भी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम उसकी निशेष घटनाएं कहलाती हैं। जैसे सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आएगा या पट आएगा, अतः 2 निशेष घटनाएं हैं। अनुकूल घटनाएं, किसी अभिप्रयोग में किसी विशेष घटना घटित होने की संभावना। जैसे एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की संभावना, तो सम अंक 2, 4, 6, तो अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 3। इसी प्रकार विषम अंक आने की संभावना 1, 3, 5, अतः अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी 3। समप्रायिक घटनाएं, किसी अभिप्रयोग की समस्त घटनाओं के घटित होने की संभावना समान हो। जैसे सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो उसकी हो गई, तो ये होगी समप्रायिक घटनाएं। फिर है परस्पर अपवर्ज्य असंयुक्त घटनाएं। जब एक घटना घटित हो तथा दूसरी घटना न घटित हो, तो इसे परस्पर अपवर्ज्य असंयुक्त घटनाएं कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या होती है। जैसे किसी अभिप्रयोग के कुल परिणाम n हैं तथा उसके अनुकूल परिणाम m हों, तो प्रायिकता को डिनोट करेंगे PA से, और इसका मान होगा PA बराबर m/n, जहां m अनुकूल स्थितियां और n निशेष स्थितियां हैं। यदि घटना A घटित न हो तो इसकी प्रायिकता को डिनोट करेंगे PA बार से, जिसका मान होगा 1 - PA। और किसी भी प्रयोग के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, और किसी भी गणना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता का प्रयोग योग प्रमेय। जब 2 घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य हो अर्थात असंयुक्त हो, तो P, तो इसका योग प्रमेय होता है PA + B बराबर होता है PA + PB। और यदि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य न हो तो इसका मान होता है PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसी प्रकार प्रायिकता का गुणन प्रमेय कि 2 घटनाएं A व B हो रही हैं, उनके साथ साथ घटित होने की प्रायिकता होगी A की प्रायिकता तब B की सप्रतिबंधित प्रायिकता के गुणनफल के बराबर, अर्थात PAB बराबर होता है PA इंटू PBA/A। जब B की सप्रतिबंधित प्रायिकता से आशय है कि जब A घटित हो चुकी है, और यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हों तो PAB बराबर होगा PA इंटू PB। जैसे एक पासे की उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चूंकि हम जानते कि पासे में 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, अतः कुल निशेष स्थितियां हो गई 6। 3 से छोटा अंक 1 या 2 आ सकता है, अतः अनुकूल स्थितियां हो गई 2, अतः प्रायिकता हो गई 2/6 बराबर 1/3।